नमस्ते मेरे प्यारे विद्यार्थी मित्रों, मैं सोनार सर यूट्यूब के हिंदी शिक्षक या सोनार जीएन इस चैनल पर मैं आप सबका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, आज हम एक नया पाठ देखने वाले हैं। हिंदी सुलभ भारती 8वीं कक्षा दूसरी इकाई का 8वां पाठ, जिसका नाम है मेरा विद्रोह, जिसकी विधा है मनोवैज्ञानिक कहानी और रचनाकार है सूर्यबाला। आइए सबसे पहले गद्य संबंधी जानेंगे। प्रस्तुत कहानी में सूर्यबाला जी ने बालमन की लालसाओं, पिता की महत्वाकांक्षाओं एवं अपेक्षाओं का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण प्रस्तुत किया है। इस पाठ में आपने बताया है कि किस तरह पिता की आकांक्षाओं से दबकर बालक बालिकाओं की लालसाएं दम तोड़ देती है। परिणाम स्वरूप बच्चे विद्रोही बन जाते हैं और जब तक उन्हें समझ आती है तब तक काफ़ी देर हो चुकी होती है। अतः हमें इन स्थितियों से बचना चाहिए। पाठ को शुरू करने से पहले एक बात मैं आपको बता दूं बच्चों, जिन जिन कठिन शब्दों के नीचे मैंने अधोरेखांकन किया हुआ है, तो विश्लेषण बताते हुए मैं उनका स्पष्टीकरण देता रहूँगा। अभी अभी गद्य संबंधी हमने जो पढ़ा है उसमें लगभग पूरे पाठ का सार है। तो इस कहानी में रचनाकार ने ये बताने का प्रयास किया है कि कई बार परिवार में कुछ पालक ऐसे होते हैं जो अपने बच्चों पर बहुत बड़ी अपेक्षाओं का बोझ लादते हैं। अपने बच्चे की हैसियत है या नहीं, इसकी परवाह किए बिना वो उनसे बहुत ज़्यादा बड़ी उम्मीद रखते हैं। अर्थात पिता की महत्वाकांक्षाएं तो बड़ी होती है, मतलब वो चाहते हैं कि उनका बेटा या बेटी ऊंचा ध्येय हासिल करे, लेकिन उनकी जो औलाद होती है अर्थात बेटा या बेटी जो होती है, उनकी अपेक्षाएं कुछ और होती है। और इसीलिए पिता की आकांक्षाओं के बोझ तले बालमन की ये लालसाएं, ये इच्छाएं दब जाती है, मर जाती है। और कभी कभी ऐसा होने से बच्चे का भविष्य बर्बाद भी हो सकता है। और पिता का ऐसा स्वभाव होने से बच्चे विद्रोही बन जाते हैं, बगावती बन जाते हैं। और जब तक माता पिता के ध्यान में ये बात आती है तब तक काफ़ी समय बीत चुका होता है। वो कहते हैं ना, अब क्या होत जब चिड़िया चुग गई खेत। तो परिवार में रहने वाले माता पिता या वहाँ के बच्चे, इन दोनों के लिए एक सुंदर संदेश देने वाली ये कहानी है। तो पाठ का नाम है मेरा विद्रोह। विद्रोह का अर्थ होता है खुलकर विरोध करना या किसी का आदेश न मानने की भावना मन में रखना। तो चलो कहानी शुरू करते हैं। किवाड़ धीरे से सरकाकर दबे पांव घर में दाखिल होने की कोशिश करता हूँ, पर कोने में बैठे पिताजी की निगाहें मुझे दबोच लेती है। किधर गए थे? लॉन्ड्री में कपड़े देने। तुम्हारे कपड़े क्या रोज लॉन्ड्री में धुलते हैं? रोज कब जाते हैं? बकवास मत करो, दिन भर सड़कों पर मटर गश्ती करते फिरते हो, अपने कपड़े खुद नहीं धो सकते? आमतौर पर कुछ विशिष्ट परिवारों में ऐसे किस्से होते रहते हैं। तो यहाँ पर लेखक ने उस बालक की कहानी बयान की है जिस बालक के पिताजी हर समय उस पर नज़र रखते हैं। और यहाँ पर पहला ही प्रसंग देखिए ना कि उस परिवार का जो बालक है वो बिल्कुल दबे पांव यानी किसी भी प्रकार की आवाज़ किए बिना घर में प्रवेश करने की कोशिश करता है। तो वहीं पर कोने में बैठे हुए पिताजी की नज़र उस पर चली जाती है और वो कड़ी आवाज़ में पूछते हैं कि तुम कहाँ गए थे? तो बालक ने जवाब दिया कि मैं कपड़े धुलवाने के लिए लॉन्ड्री में कपड़े देने गया था। जो कपड़े धुलाने की दुकान होती है उसे लॉन्ड्री कहते हैं बच्चों। तो इस बात पर पिताजी को बड़ा गुस्सा आया और वो कहने लगे, तो क्या तुम्हारे कपड़े रोज़ लॉन्ड्री में धुलवाना ज़रूरी है क्या? तुम एक आवारा बच्चों की तरह दिन भर मटर गश्ती करते हो, यानी सड़क पर मौज में घूमते हो, समय बर्बाद करते हो। तुम्हें अपने कपड़े खुद धोने चाहिए। इस प्रकार बालक जो जवाब देता है उसे बकवास का नाम दिया जाता है। तो बालक भी मन ही मन रूठ जाता है, उसे गुस्सा आता है और मैं गुन्नाता हुआ ढीठ सा अंदर आ जाता हूँ। यानी बालक के अंदर भी धृष्टता आ जाती है। मन तो करता है कि उन पर जवाबों के तीर चलाऊं, पर जानता हूँ परिणाम वही होगा, उनका दहाड़ना, गरजना, मेरा कई कई घंटों के लिए घर से गायब हो जाना और हफ्तों हम पिता पुत्र का एक दूसरे की नज़रों से बचना, सामना पड़ने पर मेरा ढिठाई से गुजर जाना, माँ का रोना धोना और पूर्व कर्मों को दोष देते हुए लगातार बिसुरते चले जाना। पता नहीं इस परिवार में रहने वाले इस बालक को पिताजी के स्वभाव की आदत हो गई है। और जब पिता पुत्र में बहस होती है तो माहौल कैसे बदल जाता है कुछ दिनों के लिए, ये वो अच्छी तरह से जानता है। जब उसके पिताजी के साथ लॉन्ड्री को लेकर कहासुनी हो गई, इस तरह प्रतिक्रिया देते हुए
धृष्टता के साथ घर के अंदर चला गया। तब बालक ये सोच रहा है अपने मन में कि पिताजी ने जो मेरे साथ बात की है तो मेरा भी दिल करता है कि किसी तीर की तरह मैं उन्हें जवाब दूं हर प्रश्न का। कभी कभी तो शब्द मुंह तक चले आते हैं लेकिन हिम्मत नहीं होती, क्योंकि वो जानता है कि ऐसा करने से घर का माहौल बिगड़ेगा, उसके परिणाम कुछ अलग होंगे। तो क्या क्या परिणाम होंगे? पिताजी दहाड़ेंगे, गरजेंगे किसी बादल की तरह। उसके बाद बालक घर से कई कई घंटों के लिए गायब हो जाएगा, घर जल्दी वापस नहीं आएगा। और एक बार की अगर पिता और पुत्र में अनबन हो गई तो हफ्तों तक वो एक दूसरे की नज़रों से बचते फिरेंगे। और जब भी उनका आमना सामना होगा तो पिताजी के गुस्से की परवाह किए बिना ये जो बालक है बड़े ही धृष्टता के साथ उनके सामने से गुजर जाएगा, जैसे वो ये कहना चाहता हो कि मैं आपसे डरता नहीं हूँ। लेकिन इसका असर माँ पर भी पड़ेगा। माँ का रोना धोना शुरू हो जाएगा और माँ ये सोचेगी कि पता नहीं मैंने पिछले जन्म में क्या पाप किया था, कैसे कर्म किए थे जो मुझे ऐसे दिन देखने पड़ रहे हैं, और वो रोती चली जाएगी। आगे बढ़ते हैं बच्चों। ठीक ठीक याद नहीं आता कि यह सिलसिला अर्थात यह क्रम कब से और कैसे शुरू हुआ। मैंने तो अपने आप को जब से जाना ऐसा ही विद्रोही, उद्दंड और ढीठ। बालक इस बात को याद करना चाहता है कि उसके परिवार में उसके पिताजी और उसके संबंध ऐसे कब से बने, ये सिलसिला आखिर शुरू कब हुआ। क्योंकि वो जहाँ तक अपने आप को जानता है तो वो विद्रोही है, उद्दंड है, यानी उसमें किसी प्रकार की शालीनता नहीं रही, नम्रता नहीं रही और ढीठ भी बन गया है। आगे वो कहता है, बचपन मेरे लिए बिल्कुल एक शहद के प्याले जैसा ही था, जिसे होठों से लगाते लगाते ही पिता की महत्वाकांक्षा का जहर उस प्याले में घुल गया था। जैसा कि आमतौर पर छोटे बच्चों का उनका जो प्यारा सा बचपन होता है किसी मीठे शहद जैसा होता है, तो यहाँ पर भी बालक अपने बचपन को शहद का प्याला ऐसी उपमा दे रहा है। यानी कभी उसका बचपन ऐसा भी था कि जो उसे अत्यंत प्रिय था और वो दिन बड़े ही प्यारे थे उसके लिए, कभी न भुलाए जाने वाले और मीठे। पर पता नहीं जैसे जैसे वो थोड़ा थोड़ा बड़ा होता गया, अर्थात होठों पे लगाते लगाते वो जो शहद का प्याला था अर्थात जो प्यारा बचपन था उसमें पिताजी की महत्वाकांक्षा का जहर घुल गया। यानी अपने बेटे से बड़ी बड़ी महत्वाकांक्षा रखने वाले पिताजी के स्वभाव के कारण वो बालक मानो अपना बचपन ही भूल गया, उसका सारा आनंद नष्ट हो गया। अभी भी वह दिन याद आता है जब माँ ने बाल संवारे, किताबों का नया बैग मेरे कंधों पर लटका, मुझे पिताजी के साथ साइकिल पर बिठाकर स्कूल भेजा था। पिताजी तमाम दौड़ धूप कर मुझे कॉन्वेंट में दाखिल करा पाने में सफल हो गए थे। बचपन के कुछ दिन हम वाकई नहीं भूलते। ऐसा ही वह बालक ये दिन भूला नहीं है कि जब उसकी माँ ने उसके बाल संवार कर और किताबों का नया बैग उसके कंधे पर लटका कर और पिताजी के साथ साइकिल पर बिठाकर उसे स्कूल में भेजा था। और पिताजी की तब भी ये महत्वाकांक्षा थी कि उसे कॉन्वेंट स्कूल में प्रवेश मिले, अर्थात जहाँ पर अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाया जाता है। और ऐसे स्कूल में प्रवेश दिलाने के लिए वो सफल भी हो गए थे। ये दिन बच्चे को आज भी याद है। मैं अंग्रेजी माध्यम से पढ़ने लगा। घर में पूरी तौर से हिंदी वातावरण, क्लास के जिन बच्चों के घरेलू माहौल भी अंग्रेजियत से युक्त थे उन पर ही शिक्षिकाएं भी शाबाशी के टोकरे उछालती, क्योंकि वे छोटी उम्र में ही धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलते। कक्षा में उन्हीं लड़कों का दबदबा रहता। शायद यहाँ पर यह लड़का ये कहना चाहता है कि उसके परिवार में अंग्रेजी वातावरण नहीं है, हिंदी वातावरण है और पढ़ रहा है अंग्रेजी माहौल में। तो जाहिर है कि उस बालक के लिए अंग्रेजी पढ़ना लिखना थोड़ा कठिन अवश्य महसूस होता होगा। और ऐसे में जिस स्कूल में वो पढ़ रहा था वहाँ के बालक जिनके घर का वातावरण अंग्रेजी था या माँ बाप बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे थे, और वो जब धारा प्रवाह रूप में बिना अटके अंग्रेजी बोलने की कोशिश करते तो वहाँ की शिक्षिकाएं उन पर शाबाशी के टोकरे उछालती, अर्थात जी भर के उनकी प्रशंसा करती और उन्हें प्रोत्साहित करती। और इसीलिए उस कक्षा में उन बच्चों का ज़्यादा दबदबा रहता, उनका ही वर्चस्व बना रहता। और ये बात देखकर इस लड़के को अवश्य बुरा लगता। माँ मुझे अच्छी तरह पढ़ा सकती थी पर अंग्रेजी माध्यम होने की वजह से लाचार थी, अतः सारी मेहनत पिताजी ही करते। हाँ, ये बात ज़रूर है कि माँ उसे पढ़ा सकती थी, लेकिन माध्यम अंग्रेजी होने के कारण वो भी बेबस थी, लाचार थी। हिंदी माध्यम होता तो शायद माँ पढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ती और इसीलिए ये मेहनत
पिताजी किया करते थे। मेरी इच्छा नहीं रहती थी उनसे पढ़ने की, क्योंकि दोनों के स्वभाव आपस में मिलते जुलते नहीं थे, इसलिए बच्चे ने ऐसा कहा है। मगर माँ की बात नहीं टाल सकता था। ऑफिस से आने के साथ ही सारी किताब कापियाँ सहित मुझे घेर कर पढ़ाना रटाना शुरू कर देते। शायद उनकी मेहनत के ही बल पर मैं 8वीं कक्षा तक पहुँचा हूँ। कभी कभी माँ उसे कहती कि जा बेटा अपने पिताजी के पास बैठ और उनसे अंग्रेजी पढ़ा कर। तो पिताजी जब ऑफिस से लौटते तो ये बेटा अपनी किताबें और कापियाँ लेकर उनके पास बैठ जाता, मानो कोई मजबूरी हो। और फिर पिताजी उसे पढ़ाना रटाना यानी कुछ बातें उससे कंठस्थ करवा लेते थे। और बेटा यहाँ पर यह कबूल करता है कि मैं 8वीं तक उनके ही बलबूते पर पढ़ पाया हूँ। आगे बढ़ते हैं। एक बार पूरी क्लास पिकनिक पर जा रही थी। पिताजी ने मना किया। मेरे जिद करने पर माँ और पिताजी में भी झिकझिक होने लगी। मैं अड़ा ही रहा। परिणाम स्वरूप पहले समझाया, धमकाया और डांटा गया, और सबसे आखिर में 2 चांटे लगाकर नालायक करार दिया गया। मैं बड़ा क्रोधित हुआ। कई सारे बच्चे बचपन में ही बड़े जिद्दी बन जाते हैं, अड़ियल स्वभाव के बन जाते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी बताया, इसके लिए घर का माहौल और माता पिता का स्वभाव वो भी जिम्मेदार हो सकता है। तो यहाँ पर बालक ने एक प्रसंग सुनाया है कि एक बार उसकी क्लास की पिकनिक जा रही थी, अर्थात कहीं सुंदर जगह पर वो वन भोजन के लिए हंसने खेलने कूदने के लिए जा रहे थे। और ये बालक भी चाहता था कि वो भी जाए, और उसका ऐसा चाहना स्वाभाविक था। पर पिताजी ने मना कर दिया कि तुम नहीं जाओगे। फिर पिता के मना करने पर बालक कहाँ जाएगा, तो वो माँ के पास गया। और इसी कारण को लेकर पिताजी और माँ दोनों में झिकझिक होने लगी, कहाँ सुनी होने लगी। शायद माँ यहाँ पर चाहती थी कि बेटे को पिकनिक पर भेजा जाए, लेकिन पिता ये चाहते थे कि वो पिकनिक पर नहीं जाएगा। और यहाँ पर बालक अड़ा रहा, अपनी बात पर जिद करता रहा। लेकिन उसका नतीजा ये हुआ कि पहले बालक को समझाया गया, फिर धमकाया गया, बाद में डांट फटकार उसे की गई, और सबसे आखिर में उसे 2 चांटे लगाए गए और नालायक ऐसा कहकर उसका अपमान भी किया गया। और इस बात को लेकर बच्चा बड़ा क्रोधित हो गया, दुखी हो गया। कभी डोनेशन या सालाना जलसे आदि के लिए चंदे वगैरह की छपी पर्चियाँ लाता तो पिताजी झल्ला पड़ते। बच्चों, शायद आपको पता होगा कि बहुत से विद्यालयों में सालाना जलसा अर्थात वार्षिकोत्सव होता है, एक स्नेह सम्मेलन का कार्यक्रम होता है, और जिसके लिए कभी कभी माता पिता से डोनेशन मांगा जाता है, कुछ दान मांगा जाता है पैसों के रूप में। उसे चंदा भी कहा जाता है। पर्ची देकर, रसीद देकर चंदा इकट्ठा किया जाता है। और कई बार कई सारे बालक बड़े उत्साह के साथ ये काम भी करते हैं। घर घर जाकर पर्ची देकर वो ऐसे कार्यक्रम के लिए पैसा इकट्ठा करते हैं। लेकिन पिताजी को ये बिल्कुल पसंद नहीं था। वो झल्ला पड़ते, बहुत चिढ़ जाते। बच्चे का ये कहना था कि 1-2 रुपये देते भी तो मैं अड़ जाता कि बाकी लड़के 10-10, 20-20 रुपये लाते हैं, मैं क्यों 1-2 ही ले जाऊं। मैंने इस बारे में माँ से बात की, पर माँ भी इसे फिजूल खर्चा मानती थी। उस बालक के क्लास में पढ़ने वाले अन्य विद्यार्थी कभी 10-10 तो कभी 20-20 रुपया चंदा देते। हो सकता है उनके घर की माली हालत अच्छी हो, पर यहाँ पिताजी केवल 1 या 2 रुपया देने की बात करते, जो कि बालक को अच्छा नहीं लगता था। फिर वो माँ के पास जाता, लेकिन यहाँ पर माँ का भी ऐसा मानना था कि ये फिजूल खर्चा है, बेकार का खर्चा है, हमें डोनेशन देने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो ऐसे ऐसे प्रसंगों के कारण बच्चे के मन में विद्रोह पैदा होता गया। अब आगे बढ़ते हैं। रमन की वर्षगांठ की बात तो मैं कभी भूल ही नहीं सकता। सबसे पहले उसने मुझे ही बताया था कि अगले महीने उसकी वर्षगांठ है। मैं अंदर बाहर एकदम खुशी से किलकता घर पहुंचा था। रमन नाम का उसका एक अच्छा मित्र है, और उसने इस बालक को बताया कि अगले महीने उसका जन्मदिन वो मनाने वाले हैं। जन्मदिन तो मित्र का था, लेकिन खुशी इस बालक को ज़्यादा हो रही थी, और इसीलिए वो खुशी से किलकता हुआ, आनंद के मारे चिल्लाता हुआ घर पहुंचा था। उसे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी। मित्र की वर्षगांठ पर अर्थात उसके जन्मदिन पर जाना उसके लिए बड़ी उत्सुकता का विषय था, खुशी का विषय था। मैं शायद रमन से भी ज़्यादा बेसब्री से उसकी वर्षगांठ का इंतज़ार कर रहा था, क्योंकि रमन ने अपनी वर्षगांठ की तैयारियों का जो चित्र खींचा था उसने मुझे पूरे 1 महीने से बेचैन कर रखा था। हाँ बच्चों, उसकी और एक वजह थी कि रमन ने बताया था कि मेरी वर्षगांठ पर हम बहुत
अच्छी तैयारियां करने वाले हैं, सुंदर सजावट करने वाले हैं। और इसी कारण पूरे 1 महीने से ये बालक मन ही मन बेचैन हो रहा था कि कब वो दिन आए और वो रमन के वर्षगांठ पर जाएं। अब वो दिन भी आ गया जिस दिन रमन के वर्षगांठ है। देखो उस दिन क्या हुआ। लेकिन उस दिन पिताजी ने मुझे एकदम डपट दिया, अर्थात झिड़क दिया। नहीं जाना है। मैंने ज़ोर ज़ोर से लड़ना, जिद मचाना और रोना चिल्लाना शुरू कर दिया। गुस्से में पिताजी ने एक भरपूर थप्पड़ गालों पर जड़ दिया। गाल पर लाल निशान उभर आए। विद्यार्थी मित्रों, मैं आपको एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि आप उसकी जगह पर होते तो क्या आपके दिल में ख्याल आता? निश्चित ही आपको पिताजी पर अवश्य गुस्सा आता, क्योंकि जिस बात का सपना आपने बीते 1 महीने से देखा था, जिस वर्षगांठ पर जाने के लिए आप तड़प रहे थे, वो दिन आया और आपको वहाँ जाने पर पाबंदी लगा दी गई, वो भी कठोरता के साथ। तो जब यहाँ पर बच्चा वहाँ जाने की जिद करने लगा तो पहले तो पिताजी ने ज़ोरदार डांट दिया और फिर इसका परिणाम ज़ोर ज़ोर से लड़ना, जिद करना, रोना, चिल्लाना, चीखना, ये शुरू हो गया घर में। फिर पिताजी को और ज़्यादा गुस्सा आ गया और उन्होंने एक ज़ोरदार थप्पड़ बेटे के गाल पर जड़ दिया। इतना ज़ोरदार कि बेटे के गाल लाल हो गए, उस पर निशान उभर आए। और ये देखकर किसी भी माँ का दिल पिघल सकता है। आखिर माँ तो माँ होती है। उस दिन पहली बार माँ ने मेरे गालों पर उंगलियां फेर रो पड़ी थी और पिताजी से लड़ पड़ी थी। शायद माँ ने ये भी कहा होगा कि तुम इतने कैसे कठोर हो, बेटा जाना चाहता है तो उसे जाने क्यों नहीं देते तुम, और इतनी ज़ोर से कभी मारा जाता है क्या? उस माँ का वात्सल्य उमड़ पड़ा होगा। पिताजी को भी शायद पछतावा हुआ था, शायद वो बाद में पश्चाताप भी उन्हें हुआ होगा। माँ ने मेरा मुंह धुलाया, गाल पर दवा लगाई और बाजार से बिस्कुट का एक डिब्बा मंगाकर पिताजी के साथ रमन के घर भिजवा दिया। यहाँ पर कहा जा सकता है कि माँ की जीत हो गई, बेटे की जीत हो गई, क्योंकि माँ को आखिर अपने पति से लड़ना पड़ा। फिर उसके बाद माँ ने बेटे का मुंह धोया और उस गाल पर दवा भी लगाई और बाजार से एक बिस्कुट का डब्बा मंगवाकर पिताजी के साथ रमन के घर दोनों को भेज दिया। आगे देखते हैं क्या हुआ। रमन के पापा दरवाजे पर ही मिल गए थे। खूब खुश होकर उन्होंने रमन को बुलाया। फिर उनकी दृष्टि गालों पर पड़ी। पिताजी जल्दी से बोले, आते आते सीढ़ियों से गिर गया, पर मैंने कहा तुम्हारे दोस्त का जन्मदिन है, ज़रूर जाओ। उस बालक के गाल पर थप्पड़ का जो लाल निशान था वो इतना गहरा था कि रमन के पिताजी की दृष्टि वहाँ पर चली गई और उन्होंने बालक के पिताजी से भी पूछा कि ऐसे कैसे हुआ। तो पिताजी को झूठ बोलना पड़ा कि आते आते सीढ़ियों से गिर गया हो, लेकिन मैंने उससे कहा कि तुम्हारे दोस्त का जन्मदिन है, ज़रूर जाओ। बालक पिता की हर बात सुन रहा है। बालक की प्रतिक्रिया देखिए। मेरा दिमाग गुस्से से पागल हो गया। मन किया जोर से चीख पड़ूं रमन के पापा के सामने ही कि ये झूठे, मक्कार और निर्दयी है, मुझे पीट कर लाए हैं और यहाँ झूठ बोल रहे हैं। बोला कुछ नहीं, बस गुस्से से उन्हें घूरता रमन की उंगली पकड़े अंदर चला गया। जब बालक के पिताजी रमन के पिताजी के साथ झूठ बोल रहे थे तो बालक के दिमाग में बहुत ही उथल पुथल चल रही थी। उसका मन गुस्से से पागल हो रहा था, लेकिन बताए तो कैसे बताए। मन तो ये कर रहा था कि वो जोर से चीखे, चिल्लाए और अपने पिताजी की सारी हकीकत बयान कर दे कि उसके पिताजी कैसे हैं, झूठ बोलते हैं, मक्कार है अर्थात कपटी और छली है, उतने ही निर्दयी अर्थात कठोर भी। और यहाँ आने से पहले मेरी जमकर पिटाई भी हुई है, वो किस मुंह से बताएगा। तो अंदर ही अंदर वो गुस्सा पी गया और रमन की उंगली थामकर अंदर चला गया। अंदर जाकर तो मुझे लगा कि मैं लाल परी के जादुई देश में आ गया हूँ। जो परियों की कहानियाँ हम सुनते हैं या बच्चों को सुनवाई जाती है, मानो ऐसा ही वो किसी लाल परी के देश में आ गया, ऐसा लग रहा था। क्या क्या था वहाँ पर? तो ढेर के ढेर झूलते रंग बिरंगे गुब्बारे, रिबन्स, प्रेजेंट्स, ट्रॉफियाँ, गुलदस्ते सा सज्जा। उल्लास से हमेशा हंसते से उसके मम्मी डैडी। घर लौटकर मैंने पहला प्रश्न माँ से यही किया, तुम और पिताजी मेरा जन्मदिन क्यों नहीं मनाते? 1 महीना पहले रमन ने उसके जन्मदिन के बारे में जो वर्णन किया था वैसा ही उसने पाया। बड़ा ही सुंदर वातावरण, बड़ी ही सुंदर सजावट, गुब्बारे क्या, रिबन्स क्या, कई प्रकार के प्रेजेंट्स अर्थात तोहफे क्या, ट्रॉफियाँ, पूरे घर का आनंदी वातावरण। खास तौर पर उसके मम्मी डैडी अर्थात माता पिता बड़े ही खुश नज़र आ रहे थे। शायद बालक के मन में
ये प्रश्न उठा होगा कि रमन के माँ बाप उसे कितना प्यार करते हैं और कितना धूमधाम से उसका जन्मदिन मनाते हैं। और इसीलिए घर लौटने के बाद उसने पहला प्रश्न वही किया था कि आप मेरा जन्मदिन क्यों नहीं मनाते। विद्यार्थी मित्रों, आप क्या सोच रहे हो कि उस बालक को बड़ा ही प्यार भरा उत्तर मिला होगा? नहीं, ऐसा नहीं हुआ। उत्तर में पिताजी की झिड़की ने उसके प्रति उपेक्षा व आक्रोश को और भी बढ़ा दिया। यानी पिताजी ने जो जवाब दिया होगा उसमें अपमान था। शायद पिताजी ने ये भी कह दिया हो, अरे तुम जन्मदिन मनाने लायक हो क्या? कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हारा जन्मदिन मनाने की, बड़े आए हो जन्मदिन की अपेक्षा करने वाले। शायद हो सकता है ऐसा ही कटु भाषा में उत्तर दिया हो। तो ऐसे उत्तर से बालक के मन में ये भाव जगा कि उसकी उपेक्षा हो रही है, उसे महत्व नहीं दिया जा रहा है, और इसीलिए उसका मन आक्रोश से भर उठा, अर्थात क्रोध और गुस्सा उसके मन में और बढ़ गया। आगे बालक कहता है, शायद धीरे धीरे इसी उपेक्षा और आक्रोश का स्थान विद्रोह लेने लगा। विद्रोह का अर्थ मैं आपको बता चुका हूँ बच्चों पहले, कि किसी व्यक्ति के प्रति एकदम गुस्से की भावना से भर उठना, चाहे वो हमसे उम्र में कितना ही बड़ा क्यों न हो, उसके प्रति घृणा पैदा हो जाना। अनजाने में मेरे अंदर पिताजी का एक शत्रु पैदा हो गया, जो हर समय पिताजी को तंग करने, दुखी करने और उनसे अपने प्रति किए गए अन्यायों के विरुद्ध बदला लेने की स्कीमें बनाता। यहाँ पर वो बालक महसूस कर रहा है कि मानो उसकी पिताजी से शत्रुता पैदा हो गई है। तो इसका परिणाम ये हुआ कि उस बालक के मन में हर समय यह विचार आता है कि पिताजी को तंग किया जाए, परेशान किया जाए, ऐसी कुछ हरकत की जाए कि वो और ज़्यादा दुखी हो जाए, और उन्होंने मुझ पर जो जो अन्याय किया है उसका बदला लेने के लिए मैं तरह तरह की स्कीम बनाऊं, योजनाएं बनाऊं। चूँकि अर्थात इसलिए पिताजी और पढ़ाई एक दूसरे के पर्यायवाची बन गए थे, अतः पढ़ाई से भी मुझे उतनी ही चिढ़ हो गई थी जितनी पिताजी से। विद्यार्थी मित्रों, एक अच्छा विद्यार्थी अच्छी पढ़ाई से कभी नाता नहीं तोड़ता। उस पर अगर अच्छे संस्कार हुए हैं, अगर वो बालक अपना ऊंचा ध्येय रखता है जीवन में, तो वो मन लगाकर पढ़ाई करता है। लेकिन इस परिवार में मानो ऐसा माहौल ही नहीं है, और इसीलिए जितना क्रोध पिताजी के प्रति था बालक के मन में, उतनी ही चिढ़ उसकी पढ़ाई के प्रति हो गई थी। पढ़ाई में उसका कदापि मन न लगता था कि क्या करना है मुझे पढ़ाई करके। घर में छोटी बहन शालू और उससे छोटे मंटू के आगमन के साथ ही तंगहाली और भी बढ़ गई थी। उस घर में 2 और मेहमान आए थे, उसके बहन शालू और छोटा भाई मंटू। तो बालक यहाँ पर कहना चाहता है कि ऐसा होने से उसकी घर की आर्थिक स्थिति और ख़राब हो गई थी। शायद इसी वजह से मैं ज़्यादा विद्रोही हो गया था। अब बात बात पर पिटना एक आम बात हो गई थी। धीरे धीरे पिटने का डर भी दिमाग से काफुर हो गया, और मैं दुस्साहसी हो पिताजी के हाथ उठाते ही घर से भाग खड़ा होता। देखो घर का वातावरण कितना बदल गया है। यहाँ पर घर में 2 छोटे मेहमान आ गए, अर्थात उसकी एक बहन और एक भाई। बालक यहाँ पर ये भी सोच रहा है कि माता पिताजी इन दोनों पर ही ज़्यादा प्यार लुटाते हैं, और बालक से कोई भी अगर छोटी गलती हो जाए तो उसे पीटा जाता है। बात बात पर पीटना मानो आम बात हो गई थी, और इसीलिए धीरे धीरे बालक के दिमाग से जो एक पीटने का डर पहले होता था, अब तो वो भी नहीं रहा, वो भी गायब हो गया, काफुर हो गया। बच्चों, हम कभी कभी किसी फिल्म में देखते हैं कि एक सामान्य आदमी उस पर होने वाले लगातार अन्याय के कारण एक गुंडे जैसा बन जाता है, दुस्साहसी बन जाता है। तो ये बालक भी यहाँ पर सोच रहा है कि मैं भी दुस्साहसी हो चला था। दुस्साहसी यानी बिल्कुल बेशरम या ज़रूरत से ज़्यादा साहस करने वाला, क्योंकि पिताजी जब भी उस पर हाथ उठाने की कोशिश करते, ये लड़का वहाँ से भाग खड़ा होता। हो सकता है बीच में बहुत सारे महीने बीत गए। अगला प्रसंग देखते हैं। बस पढ़ाई पिछड़ती गई। फर्स्ट आने लायक शायद नहीं था, पर सामान्य लड़कों से अच्छे नंबर तो मैं आसानी से ला सकता था। पढ़ाई से तो मुझे शत्रुता हो गई थी। पिताजी से बदला लेने के लिए अपना कैरियर चौपट करने तक में मुझे एक मज़ा मिलता। लगता पिताजी को नीचा दिखाने का इससे अच्छा उपाय दूसरा नहीं हो सकता। बालक यहाँ पर कहना चाहता है कि कक्षा में वो अव्वल आ सके, फर्स्ट आ सके, इतना तो वो अच्छा था नहीं, लेकिन सामान्य लड़कों से अच्छे नंबर, अच्छे अंक वो ज़रूर प्राप्त कर सकता था। पर करे क्या, पढ़ाई से शत्रुता हो गई थी।
उसकी भावना तो यहाँ तक बदल गई थी कि पिताजी से बदला लेने के लिए भले ही उसका कैरियर अर्थात उसका भविष्य बर्बाद हो जाए, उसे किसी प्रकार की चिंता नहीं है, उसे किसी प्रकार की परवाह नहीं है। उल्टा उसे इस काम में आनंद आने लगा था। मतलब पिताजी को नीचा दिखाने के लिए, उन्हें अपमानित करने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है, ऐसा वो सोच रहा है। पिताजी चाहते हैं ना अच्छा पढ़ा लिखे, नहीं पढ़ूंगा, नहीं लिखूंगा। पिताजी चाहते हैं ना कक्षा में फर्स्ट आए, नहीं आऊँगा। पिताजी चाहते हैं ना पढ़ लिख कर ये बड़ा आदमी बने, नहीं बनूंगा। इस प्रकार वो अपने पिताजी को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा था। जैसे वो पिताजी को बताना चाहता हूँ कि पिताजी ये सब आपके कारण हो रहा है। मुझे याद है कि 5वीं कक्षा में 7वीं पोजीशन लाने के बाद 6ठी कक्षा में मैं मेहनत करके 3rd आया था। सोचा था पिछले साल से अच्छे नंबर लाने पर पिताजी खुश होंगे, पर वे रिपोर्ट देखते ही खींचे थे। बालक यहाँ पर बताना चाहता है कि वो 5वीं की कक्षा में 7वें नंबर से आया था। फिर अगले साल अर्थात 6ठी कक्षा में थोड़ी उसने मेहनत की तो 3रा आया। तो पिछले साल की तुलना में इस साल उसने अच्छी स्थिति बना ली। शायद ये देखकर पिताजी खुश होंगे, पर पिताजी खुश नहीं हुए। उन्होंने उसे उल्टा डांटा था। क्या बोले थे वो? चाहे कितना भी घोल कर पिला दूँ, पर तू रहेगा 3rd का 3rd ही, यानी तुम कभी नहीं सुधरोगे। ये पिताजी का भाव था। मेरा मन अपमान से तिलमिला गया, यानी क्रोधित हो गया। सोचा चीख कर कहूँ अगले साल मैं फेल होऊंगा, फेल। क्या कर लेना है कर लो। यानी मेरी किसी भी बात से तुम खुश नहीं होते ना, तो ठीक है, अगले साल मैं अनुत्तीर्ण हो जाऊंगा। अक्सर पेपर देकर लौटने पर इम्तिहान का बोझ टलने की खुशी में उमंगता से घर लौटता तो बैठक में ही पिताजी मिलते। परीक्षाएं खत्म हो जाना ये किसी भी बालक के लिए बड़ी खुशी का विषय होता है, लेकिन बालक का अनुभव हमेशा अलग होता था। जब पिताजी उसे बैठक में मिलते तो क्या बोलते? कैसा किया पेपर? मैं खुश होकर कहता अच्छा, पर पिताजी के होठ बिदक जाते, यानी वो बुरा सा मुँह बनाते और कहते कह तो ऐसे रहे हो जैसे फर्स्ट ही आओगे, यानी ताना मार देते। तो बालक को और बुरा लगता। तो घर में लगातार होने वाले ऐसे प्रसंगों के कारण पिताजी और पुत्र इन दोनों के बीच दूरियां बढ़ती गई। बालक के मन में पिताजी के प्रति कोई प्रेम, कोई स्नेह नहीं रहा और ये समझ से परे था कि गलती किसकी हो रही है। आगे बच्चा कहता है कि खींच कर पेपर देकर लौटने पर तो खास तौर से उनका सामना करने से कतराता, चिढ़ता और माँ के सामने भुनभुनाकर अपना आवेश व्यक्त करता। जैसा कि हमने पहले देखा कि बालक ये कबूल करता है, स्वीकार करता है कि पिता की तरह उसे पढ़ाई से भी शत्रुता हो गई है और इसीलिए कभी कभी कोई पेपर अगर उसे कठिन जा रहा है या कठिन पेपर देकर वो आया तो उसकी दिल से इच्छा होती थी कि उसका आमना सामना पिताजी से ना हो। पिताजी सामने भी रहे तो उनसे नज़रें बचाकर निकल जाना वो पसंद करता था और चिढ़ता हुआ, क्रोध से बड़बड़ाता हुआ अपना गुस्सा माँ के सामने आकर प्रकट करता। अब अपनी बहन और भाई के बारे में बालक के विचार देखिए। शालू मुझे बच्ची लगती थी, पर जब से थोड़ी बड़ी होने के साथ उसने पिताजी माँ का कहना मानना, उनसे डरना शुरू कर दिया है। मुझे उस चमची से चिढ़ हो गई है। नन्हे मंटू को गोद में लेकर उछालने खिलाने की तबीयत होती है, पर पिताजी उसे प्यार करते हैं, यह सोचकर ही मुझे उसे रोते रहने देने में शांति मिलती है। यहाँ पर हमें देखने को मिलता है एक 6ठी 7वीं का नादान लड़का, लेकिन उसकी मानसिकता कितनी बदल चुकी है। शालू जो कि उसकी बहन है छोटी, पर जैसे जैसे वो बड़ी होने लगी बालक ने महसूस किया कि वो माता और पिता का कहना मानने लगी है या उनसे वो डरती भी है। तो पिताजी और माँ की नज़र में तो वो आज्ञाकारी बन गई, गुणवान बन गई, एक अच्छी लड़की बन गई और इसीलिए उसे वह चमची लगती है। रही नन्हे मंटू की बात, जी तो चाहता है कि उसे गोद में ले, उसके साथ खेले, उसे उछाले, उससे प्यार करे, पर जब बालक ये सोचता है कि पिताजी तो उसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, तो ये सोचने के बाद जब मंटू रो रहा होता है तो बच्चा चाहता है कि वो ऐसा ही रोता रहे, मैं नहीं उसे चुप कराने वाला। यानी शालू और मंटू दोनों माता पिता की नज़र में अच्छे हैं और मैं ठहरा बुरा लड़का। ऐसी दिन ब दिन उसकी सोच बनती जा रही है। आगे बढ़ते हैं। इस महीने पैसे की ज़्यादा परेशानी है। टेरिकॉट की कड़क कॉलर वाली बुश शर्ट ज़रूर सिलवाऊंगा।
मेरे पास घड़ी क्यों नहीं है? बिना घड़ी के परीक्षा नहीं दूंगा। साइकिल पंक्चर हो गई तो बस नहीं, ऑटो रिक्शा से किराया देकर घर लौटूंगा। हिप्पी कट बाल कटाऊंगा, माथे पर फुलाकर संवारूंगा। कर लें जो कर सकते हो मेरा। यहाँ पर बालक ने जिन बातों का उल्लेख किया है उससे पता चलता है कि वो अंदर ही अंदर कितना विद्रोही बन गया है। वो जानबूझकर उल्टा सीधा काम करना चाहता है जो उसे नहीं करना चाहिए। वो इतना ज़रूर जानता है कि इस महीने में परिवार में पैसों की परेशानी है, फिर भी उसकी इच्छाएं देखिए कि टेरिकॉट की कड़क कॉलर वाली जो बुशर्ट होती है, विशिष्ट प्रकार की जिसमें 3-4 जेबें होती है, ढीली ढाली होती है, वो मैं ज़रूर सिलवाऊंगा। और घड़ी न होने के कारण परीक्षा भी नहीं दूंगा। रोज़ रोज़ मुझे साइकिल पर जाना पड़ता है। अब की बार अगर साइकिल पंक्चर हो गई तो बस से नहीं, ऑटो रिक्शा से किराया देकर घर लौटूंगा, जो कि पिताजी नहीं चाहते। और अपनी केश रचना को लेकर वो कहता है कि मैं हिप्पी कट बाल कटाऊंगा और किसी मुर्गे की तरह जैसे माथे पर फुलाकर उसे संवारूंगा। यानी पिताजी की नज़र में ये सभी बातें बुरी है, लेकिन मैं वो करूंगा और इसके परिणाम की परवाह भी उसे नहीं है। और इसीलिए वो कहता है कि कर ले जो कर सकते हो मेरा। कई बार मन करता है कोशिश करके एक बार फर्स्ट आ ही जाऊं। यानी बालक अगर कोशिश कर ले तो वो कक्षा में प्रथम आ सकता है, लेकिन तभी अंदर से कोई चीखता है, नहीं, ये तो पिताजी की जीत हो जाएगी। वे इसे अपनी ही उपलब्धि समझेंगे और खुश भी तो होंगे। मेरा उनकी खुशी से क्या वास्ता। यानी देखो बच्चों, जब उसके मन में ऐसा विचार आता है कि मैं थोड़ी कोशिश करूँगा, थोड़ी अच्छी पढ़ाई कर लूँगा तो कक्षा में प्रथम आ जाऊँगा, लेकिन उसके अंतरात्मा उसे कहती है कि कदापि नहीं करना ऐसा। इससे तो मेरे पिताजी की जीत हो जाएगी, मतलब जैसा वो चाहते हैं वैसा हो जाएगा। वो इसे अपनी उपलब्धि समझेंगे, अर्थात सारा श्रेय अपने आप को देंगे और खुश भी हो जाएंगे। लेकिन ये विद्रोही बालक उन्हें खुश होता हुआ देख नहीं सकता और इसीलिए कहता है कि मेरी उनकी खुशी से क्या संबंध, क्या वास्ता। अब उनका और कुछ वश नहीं चलता तो माँ को सुनाकर दहाड़ते हैं। बच्चे को लगता है कि मेरी ढिठाई, मेरी धृष्टता के सामने पिताजी ने शायद हार मान ली है और इसीलिए साफ साफ मुझे कोई बात नहीं सुना पाते तो माँ पर ही दहाड़ पड़ते हैं। ठीक है, मत पढ़े लिखे, करे सारे दिन मटर गश्ती, मैं भी इस इम्तिहान के बाद किसी कुली कबाड़ी के काम पर लगा देता हूँ। यानी वो इस अंदाज से बात करते हैं कि बेटा ये बात सुन ले। वो शायद ये कहना चाहते हैं कि उसकी पढ़ने लिखने की अगर इच्छा नहीं है, आगे बढ़ने की इच्छा नहीं है, उसे मेरी हर बात बुरी लगती है, जो जी में आए वो करे, सारा दिन मटर गश्ती करता रहे, इम्तिहान अर्थात परीक्षा हो जाने दो और फिर किसी कुली कबाड़ी के हाथों मैं उसे काम पर लगवा दूंगा। अब कुली कबाड़ी करना ये तो बहुत ही सम्मानजनक काम है नहीं। कुली क्या करता है तो औरों के बोझ उठाना, और कबाड़ी क्या करता है तो बेकार की वस्तुओं का व्यापार करना। तो एक पिता अपने पुत्र से जो अपेक्षाएं रखता है, मानो अभी अपेक्षा करना पिताजी ने छोड़ दिया है, इसीलिए वो ऐसी बातें कर रहे हैं। और हो सकता है कि उनका दृष्टिकोण ये भी हो कि मेरी ये बातें जो कड़वी है उसे चुभे और वो गलत रास्ते से सही रास्ते पर आ जाए। यही देख लीजिए, अभी नुक्कड़ की दुकान पर कुछ खरीदने आया ही था कि अचानक पिताजी सड़क से गुजरते दिखे। जानता हूँ घर पर पहुँचकर खूब गरजेंगे दहाड़ेंगे। विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर कहानी ने थोड़ा अलग मोड़ लिया है कि एक दिन की बात है, किसी नुक्कड़ की अर्थात कोने वाली दुकान पर कुछ खरीदने के लिए ये बालक गया था तो उसने देखा कि सड़क पर उसके पिताजी घर की ओर आते देखे। और जैसा कि पिताजी का स्वभाव था और बालक सोचा करता था कि जैसे ही पिताजी घर पहुंचेंगे तो मुझे गरजेंगे दहाड़ेंगे, मुझ पर बहुत सारा गुस्सा उतारेंगे, हो सकता है मेरी पिटाई भी करे, लेकिन बाहरी दरवाजे पर आकर सन्न रह जाता हूँ। तो पिताजी का ये बदला हुआ बर्ताव देखकर बालक एकदम सन्न रह गया, एकदम चुप हो गया। उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। पिताजी को लगा कि उनके बेटे का भविष्य बर्बाद हो गया है। यह सोचकर वे गलियारे में खड़े खड़े दीवार से कोहनियाँ टिकाए निशब्द कातर रो रहे हैं। तो बालक के लिए यह दृश्य बड़ा ही भावपूर्ण था और अंदर ही अंदर झकझोरने वाला था, क्योंकि बालक का भी ये सोचना है कि पिताजी के इतने सारे प्रयत्न करने के बावजूद भी उनका बेटा जीवन में कुछ नहीं कर पाया, अच्छी पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाया। और हो सकता है कि
शायद बालक की स्कूल की रिपोर्ट उनके हाथ लगी होगी। बहुत ही कम अंक बालक ने पाए होंगे। ये देखकर उनका दिल एकदम टूट सा गया होगा और उन्हें लगा कि उनके बेटे का भविष्य बर्बाद हो गया है। और यही सोचकर एक लंबी गली जैसा जो एक रास्ता होता है जिसे हम गलियारा कहते हैं, वहाँ खड़े खड़े दीवार से अपने हाथों की दोनों कोहनियों को टिकाए निशब्द, यानी उनके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल रहा, लेकिन रो ज़रूर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई लड़का चाहे कितना ही पत्थर दिल क्यों न हो, तो पिताजी की ऐसी अवस्था देखकर उसका हृदय परिवर्तन हो सकता है, होना चाहिए। बेटा अच्छी पढ़ाई लिखाई करे, उसका भविष्य सुधर जाए, वो अच्छे मार्ग पर चले, ये सोचने में पिताजी की क्या बुराई है और क्या स्वार्थ है। बालक के पिता ने भी तो यही चाहा था ना। मैं सन्नाटे में खींचा अवाक खड़ा रह जाता हूँ। यह बालक की मनस्थिति भी एकदम बदल सी गई है। उसे लगता है कि मेरे चारों ओर सन्नाटा फैल गया है और वो एकदम चकित हो गया है। पिताजी का ऐसा बेहद निराश, आकुल व्याकुल रूप मैंने इसके पहले कभी नहीं देखा था। इतने परेशान, इतने बेचैन, इतने दुखी, इतनी रोनी सूरत, बेटे के लिए इतनी तड़प, ये सभी बातें अपने पिताजी में उसने पहले कभी नहीं देखी थी। जिंदगी में पहली बार मैंने अपने पिता को इतना विवश, इतना व्यथित और इतना बेबस देखा। तो क्या पिताजी पहले भी कभी ऐसे ही अवश मजबूरियों के बीच रोए होंगे मुझे लेकर? अपने आप से बालक ये सवाल पूछता है। फिर उसे बचपन के बहुत सारे प्रसंग भी याद आए कि जब जब उसके पिताजी उसे डांटा करते थे, फटकारा करते थे और मैं उनकी बात नहीं मानता था, तो क्या उस समय भी वे ऐसे ही विवश यानी लाचार, ऐसे ही व्यथित यानी दुखी और बेबस होते होंगे? और उनकी तरफ देखने के बाद ऐसा लग रहा था मानो वे अपनी ज़िंदगी की बहुत बड़ी लड़ाई हार गए हो। तब उसके मन में विचार आया कि मेरे जिद्दी और अड़ियल स्वभाव के कारण इससे पहले भी पिताजी को कई बार मजबूर होना पड़ा होगा और मेरी गुस्ताखी, मेरा विद्रोह, मेरी धृष्टता को लेकर न जाने कितनी बार रोए होंगे। अब मुझे अपने किए पर पछतावा हुआ। पिताजी की दशा देखकर मैं मन ही मन दुखी हुआ। इसे कहते हैं हृदय परिवर्तन। यहाँ पर बालक का हृदय परिवर्तन हुआ है। तो उसके बाद बालक ने देखिए क्या किया। माँ से मिलकर मैंने सब कुछ बताया। आज माँ की खुशी का पारावार न था, यानी माँ बेहद खुश हो गई। माँ के मन में ये भाव जागा कि बालक को अपनी गलती का एहसास हो गया है। उसने मुझे गले लगाया। उसकी आंखों से आंसू झरने लगे। वे दुख के नहीं, खुशियों के थे। अपने बेटे को अपनी गलतियों पर पश्चाताप हो और बाप और बेटे के बीच जो मनमुटाव चल रहा है कई महीनों से, वो समाप्त हो जाए। ये जो माँ की इच्छा थी, आज लग रहा है कि वो पूरी हो गई है। मेरी आंखों के विद्रोही अंगारे बुझने लगे हैं, मेरे अपने ही आंसुओं की धार से। विद्यार्थी मित्रों, जलता हुआ लाल लाल कोयला आपने देखा होगा। ये कोयला केवल जलाने का काम करता है। तो बालक के मन में अब तक पिताजी के प्रति विद्रोह रूपी अंगारे थे और आज बालक को एहसास हो रहा है कि ये अंगारे अब बुझ रहे हैं। जैसे अंगारे पानी से बुझ सकते हैं, यहाँ पर बालक की आंखों से बहने वाले आंसुओं से ये अंगारे बुझ रहे हैं। मैं निशब्द कह रहा हूँ, पिताजी मैं संधि चाहता हूँ। हाँ, मैं संधि चाहता हूँ। इसका अर्थ है, पिताजी मैं जीवन में समझौता चाहता हूँ, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, आप मुझे गले लगा लीजिए। इसके बाद वही होगा जैसा आप चाहते हो। यही अर्थ माना जा सकता है यहाँ पर संधि का। मैंने आपको गलत समझा, मुझे क्षमा कर दीजिए। और बच्चों, यहाँ पर पिताजी ने अवश्य अपने बेटे को गले लगाकर क्षमा कर दिया होगा। यहाँ पर ये पाठ समाप्त तो हो जाता है, लेकिन हमारे लिए कुछ प्रश्न छोड़ जाता है, कुछ सबक छोड़ जाता है। लेखिका सूर्य बालाजी ने इस कहानी में कई सारी बातों का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण किया है। बालक को अपनी गलती का एहसास हुआ, इसका मतलब ये नहीं है कि अब तक पिताजी का हर कदम बिल्कुल ठीक था, सही था। जैसा कि मैंने कहानी के पहले भी बताया था कि पिताजी ने कुछ ज़्यादा ही उम्मीदें अपने बेटे से लगा रखी थी। तो माता पिता को चाहिए कि वो सबसे पहले तो ये देखे कि अपने बेटे या बेटी का रुझान किस ओर है, वो किस क्षेत्र में प्रगति कर सकता है। और छोटी छोटी बातों पर अपने बच्चों की उपेक्षा करना कतई ठीक नहीं है। गलती होने पर उन्हें प्यार से समझाना चाहिए
और ऐसा किसी भी प्रकार का आचरण न करे कि उनका बेटा या बेटी दुस्साहसी बन जाए और गलत रास्ते पर चली जाए। चलो देर से ही सही, लेकिन बाप और बेटे के बीच समझौता हो गया और ये परिवार खुशी की राह पर चल पड़ा। यही हमारे लिए खुशी की बात है। तो माँ बाप और उनकी संतान दोनों को ऐसी स्थितियों से बचने के लिए यथासंभव प्रयास करना चाहिए। तो विद्यार्थी मित्रों, मुझे विश्वास है कि ये वीडियो आपको अवश्य अच्छी लगी होगी। तो YouTube पर मेरा जो चैनल है हिंदी शिक्षक या सोनार जीएन के नाम से, आप उसे अवश्य सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।